हाय एवरीवन, आई एम कैप्रिल, आपकी ऑफिशियल वेटरन। और आज मैं फिर आपको समझाने आई हूँ, प्रूव करने आई हूँ कि यूपीएससी का पेपर टफ नहीं होता है, स्पेशली नॉलेज एस्पेक्ट पे। ऑल इट रिक्वायर्स इज स्मार्ट थिंकिंग। सो लेट्स मूव ऑन विद 2018 का पेपर आज। दिस इज़ द 5th वीडियो इन द सीरीज़। आई होप आप फर्स्ट 4 सीरीज़ देखे हैं और उससे आपको कुछ सीखने को मिला है एंड आप इसमें उसको और अपनी इस थॉट को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए सीख पाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the religious practices in India, the Sthanakvasi sect belongs to स्थानकवासी, राइट? तो स्थानकवासी हमने पढ़ा नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं, दिमाग है हमारे पास, हम उससे बात करेंगे। अगर किसी ने बेसिक जैनिज़्म पढ़ा है तो उसको पता है कि देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट कि जो आधे लोग थे वो साउथ चले गए थे और कुछ लोग रुक गए थे, राइट? तो इफ़ यू सी दिस वर्ड स्थानकवासी, ये बना है स्थान प्लस वासी से, ठीक है। अगर आपको ये स्थान और वासी इसको ब्रेक करके वो वाली स्टोरी याद आ रही है कि वहाँ पे कुछ लोग उस स्थान पर वास कर गए थे, देन यू विल बी एबल टू गेस दैट इट वाज जैनिज़्म। ओके, तो हम जब पढ़ रहे हैं, अगेन आई वुड से रट्टा मत मारो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, चाहे वो वर्ड्स ही क्यों ना हो। स्पेशली एंशंट हिस्ट्री में आपको ये वाली टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। हमने पहले भी देखा है पारामितास को हमने कैसे ब्रेक किया, वैसे ही स्थानक वासी को भी स्थान और वासी में डिवाइड करना है एंड वी विल बी एबल टू डिराइव द आंसर कि ये जैनिज़्म के बारे में है। हमने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है जैनिज़्म और हमें पता है दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट हैं और उनमें से एक जो है वो साउथ चले गए थे बिकॉज ऑफ द फेमाइन्स एंड सम पीपल स्टेड इन द नॉर्थ। कौन स्थान दिगंबर बना, कौन श्वेतांबर बना, थोड़ा सा आइडिया है तो विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ये समझ आ गया है और आई होप आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो अपने मॉक्स में ताकि आप फाइनल एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ये 7 एक क्रॉप्स दे दी हैं। आगे लिखा है द CCEA हैज़ अनाउंस्ड द MSP फॉर विच ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स आपको जितनी भी 126 क्रॉप्स या जितनी भी क्रॉप्स हैं उसका सबका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द आइडिया इज़ दैट यू शुड नो कि MSP किसको दिया जाता है। क्या वो फूड क्रॉप्स को दिया जाता है, क्या वो पल्सेस को दिया जाता है, क्या वो कमर्शियल क्रॉप्स को भी दिया जाता है क्या? दैट्स द पॉइंट टू सी हियर। तो अगर आप इन सब में देखें तो कॉफ़ी को तो नहीं दिया जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप को दिया जाता है, दैट इज़ लाइक शुगर केन, बट कॉफ़ी को नहीं दिया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी पॉइंट जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉफ़ी को नहीं देगा क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली क्रॉप है और जो है ये एलिट्स के लिए क्रॉप है, राइट? तो कॉफ़ी को नहीं दिया जाएगा। अगर 3 हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। सिंपल, इट डजंट वांट यू टू रिमेंबर ऑल द 126 की किस किस को MSP दिया जाता है। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। समझ में आया हाउ UPSC इज टेस्टिंग योर नॉलेज एंड योर स्मार्टनेस एंड योर टेम्परामेंट विद क्वेश्चंस लाइक दिस। इट्स नॉट आस्किंग यू कि रट्टा मार लो 126 क्रॉप्स का। एक ब्यूरोक्रेट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, स्पेशली जब गूगल जैसी चीज़ें आ गई हैं। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to organic farming in India, which of the following consider the following statements. First, the national program for organic production is operated under the guidelines of directions of Union Minister of Rural Development. नहीं पता मान लो, ठीक है, पर पढ़ो तो ढंग से। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ व्हाट होगा? क्रॉप्स होगा ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा ना, तो रूरल डेवलपमेंट कहाँ से आ जाएगा? रूरल डेवलपमेंट क्या करेगा एग्रीकल्चर में? जितना भी एग्रीकल्चर का है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आएगा, राइट? तो इसको तो गलत कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गया, अब बचा 2 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द अपेडा फंक्शंस एज सेक्रेटरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज़ फुली फंक्शनल ऑर्गेनिक स्टेट। ये हमको काफ़ी न्यूज़ में था, तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज भी किया गया है। चलो नहीं भी पता है तो इट हैज़ बिन अ कॉमन ऑप्शन, सो इट्स ओके। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे तोड़ना है। देखो क्या बोल रहा है, अपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुझे बताओ ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कहाँ है?
बाहर है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सही लग रहा है ना, तो इसको सही मार्क कर देंगे। ऑप्शन आ जाएगा 2, 3। सो यू सी हाउ स्मार्टली विदाउट एनी नॉलेज यू कैन गेट ऑन विद दीज क्वेश्चंस। तो वही पढ़ो, आराम से दिमाग लगाओ, शांति से सोचो, रिलेट करो चीज़ों को और मार्क करके आओ, छोड़ के नहीं आना है सवाल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ लेंथ की वजह से डिफिकल्ट था। इस सवाल में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने बस इसको एक बार आराम से पढ़ ही लिया तो, और आराम से इसके फोर्थ ऑप्शन तक पहुंच गए। ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पर इतने वियर्ड हैं ये वाले ऑप्शंस कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना और थोड़ा सा शांति से देख लोगे तो 6th मास एक्सटिंक्शन, मतलब क्यों हम कहाँ बात करेंगे कि एस्ट्रॉयड आएगा और कि कोलिजन होगा, और ये यार ये इतना ज़्यादा बात हो रहा है कि मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रैगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। ये तो होना ही था। सिर्फ और सिर्फ आपने पेशेंस से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना था, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यूपीएससी कैसे ट्रिक खेलता है आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी। यार नहीं पता, बिल्कुल नहीं आती पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, तो वैसे तो प्री के सिलेबस में भी नहीं है, पर पूछ लिया, अब क्या करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज रिकोगनाइज इन द फर्स्ट टाइम इन 1969। वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन, नहीं पता, जनरली आपको नहीं पता तो जनरल बच्चों को नहीं पता होगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। In the Lok Sabha, if a party does not have minimum 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition. ये कितना ज़्यादा चल रहा था, अब शायद इसका डेफिनेशन चेंज हो गया है, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसके लिए 10% मेजॉरिटी होना ज़रूरी था, राइट? तो अपना 10% मेजॉरिटी लोकसभा में क्या बनता है, 50 बनता है ना, 50 या 52 बनता है ना, तो 75 मेंबर्स कहाँ से आ गया? सिंपल, क्या करा उसने, दो ऑप्शंस में डराने की कोशिश करी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सेट ए का, अगर कोई बच्चा ये देख के, ये दोनों स्टेटमेंट देख के डर जाता तो उसका पेपर वहीं से डिक्लाइन हो जाता। पर अगर वो शांति से बैठ के इस स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़ ले कि सिर्फ और सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। उससे हमें क्या पता चला कि यूपीएससी एक्चुअली आपका सिर्फ टेम्परामेंट और आपका पेशेंस और आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, ना कि आपकी नॉलेज। ये तो बहुत ही बेसिक है कि 10% वाला ही एलओपी बनता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता है, और 75 का नंबर दे दिया, 50 बनना चाहिए। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं आपको पता है? 750 नहीं होते हैं। हमारी जो नई पार्लियामेंट बन रही है वो बन रही है 800 के लिए, अभी 500 लोग हैं। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। और ये नंबर देख के ये वाला ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दिया तो 3 ऑप्शन निकल गए, एक करेक्ट रह गया, एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व। अगर पेपर में ये सॉल्व कर लिया तो खुश हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर पहले 2 स्टेटमेंट देख के डर गए तो वहीं कॉन्फिडेंस डिप हो जाएगा और आगे भी मूड बन जाएगा वैसा। तो कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही रोट बायोग्राफीज of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Sri Krishna, stayed in America for some time and was elected to the Central Assembly. Who is he? तो 4 नाम दिए हैं यहाँ पे। एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं पता इतना किसके बारे में, हमने कौन सा बायोग्राफीज पढ़ी है, राइट? हमने तो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी है। हमें क्या पता है कि हर एक आदमी का क्या नेचर था, वो कैसा रोल निभा रहा था, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट था, क्या वो रेवोल्यूशनरी था, क्या वो मॉडरेट था, ठीक है। हमें इतना पता है ना। तो हमें ये पता है कि मोतीलाल नेहरू जो थे वो मॉडरेट थे, और ये मजीनी और गैरीबाल्डी जो थे ना, ये रेवोल्यूशनरिस्ट थे। इनका जब भी नाम आता है तो बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, इन्होंने वायलेंस को चूज़ किया। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि मोतीलाल नेहरू इसमें नहीं होंगे, ठीक है। औरोबिंदो घोष का भी हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं, वो भी मोस्टली ही इज़ नोन एज अ सेंट, राइट। अब बचे कौन? ये दोनों। अब ये आते हैं लाल बाल पाल, जो फर्स्ट हमारा वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हुआ था उसमें ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे।
बट इफ़ यू नो, बिपिन चंद्र की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हमारे इसमें नहीं मिलती है, स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती है. किसकी मिलती है? लाला लाजपत राय की मिलती है कि वो साइमन कमीशन के टाइम इनकी लाठीचार्ज से वो हो गई, हत्या हो गई, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी थे, राइट? तो जो कि सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए हैं और ये खुद एक्सट्रीमिस्ट भी हैं. तो अच्छा, एटलीस्ट 50% तो एलिमिनेट हो गया ना कि अरबिंदो घोष और मोतीलाल नहीं होगा, दोनों में से कोई एक तो मारा होगे. और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा लिया और कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एक्टिव है, किसके बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो पता चल जाएगा कि लाला लाजपत राय इज़ द राइट आंसर. ओके, तो आने की ज़रूरत नहीं है ना. थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मजीनी और गैरीबाल्डी का नेचर क्या था, उन्होंने कैसे रिवोल्ट्स किए थे, क्या वो रेवोल्यूशनरी थे या वो मॉडरेट्स थे या कैसे थे, ठीक है. और इनमें से किसकी नेचर मिलती है, जिसको पसंद करते हो उसी की बायोग्राफी लिखोगे ना. अब गांधी जी तो भगत सिंह की बायोग्राफी लिख नहीं देंगे, या गांधी जी सबकी वॉर्स की तो नहीं लिख देंगे. वो लिखेंगे तो पीसफुल और ट्रुथफुलनेस, सत्याग्रह, इसके बारे में लिखेंगे ना. तो मोतीलाल नेहरू नहीं लिखेंगे इनके बारे में. समझ गए? ऐसे सॉल्व करना है इन सवालों को, ठीक है. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड और डोमिसाइल. ठीक है, अगर आपको ये नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं इसको. वंस इशूड, आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी. यार थोड़ा सा ना दिमाग लगा के देखो, आधार कार्ड किसके, लोगों के लिए है ना. और अगर बंदे की डेथ हो जाती है तो ओमिट तो करना पड़ेगा. क्या वो लाइफ लॉन्ग अकाउंट की तरह तो रहेगा नहीं आधार कार्ड. तो डेफिनेटली देयर विल बी पावर कि उसको ओमिट क्या करा जा सकता है या डीएक्टिवेट किया जा सकता है. अगर इतना दिमाग लगा लिया तो ये गलत हो जाएगा. और अगर थोड़ा सा नॉलेज है, एटलीस्ट इससे 50-50 तो हो ही क्या, ये गए वन और नीदर रहेगा. और अगर आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज है कि आधार कार्ड किसका प्रूफ है, डोमिसाइल का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ है कि नहीं है. डोमिसाइल का प्रूफ तो है पर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ठीक है. तो ये भी गलत हो जाएगा और डी आंसर आ जाएगा. ओके, गुड टू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, 17th. द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API. व्हाट डज इट इम्प्लाई? APIs क्या होते हैं? अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया है, अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया है, तो API क्या होती हैं? ऐप्स होती हैं यार. ऐप्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो API फॉर्मेट में आती हैं. ओके, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो किसकी ऐप होगी? आधार की ऐप है बस वो. तो वो क्या बोल रहा है? व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अगर आपने वो देखा होगा, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इसको ऐसा वो ब्रॉड वाला सेंस नहीं लेना है. आई थिंक ये जब जियो के वो आए थे, सिम्स आए थे, तो वो लोग छोटे छोटे डिवाइसेस लेके बैठे रहते थे और उसमें आपका फिंगरप्रिंट लेते थे और आपका जियो का सिम देते थे. सो यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि इसको API को यूज़ करके आधार रजिस्ट्रेशन की जा आधार को यूज़ करके API के थ्रू आधार डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ किया जा सकता है कोई भी आइडेंटिटी वो करने के लिए, ठीक है. तो ये हो जाएगा करेक्ट. ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल. अब आधार में आइरिस था ना, एक बायोमेट्रिक, अगर आपको याद हो तो फिंगरप्रिंट थे और आइरिस थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको देखो, पढ़ा कहीं नहीं होगा, कोई आपको लिख के नहीं बताएगा कि आधार में आपका क्या क्या चेक हुआ था. ये आप सिर्फ मेमोरी से ही रिकॉल कर सकते हो कि फिंगरप्रिंट आए थे, फोटो आई थी, आइरिस स्कैन हुआ था, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जा सकता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वुड्स डिस्पैच के बारे में वर्ड बाय वर्ड आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना बेसिक पता होना चाहिए कि वुड्स डिस्पैच जो आया था वो मैकॉले की ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी, जिसने बोल दिया था कि सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ाओ, उसके फेलियर के बाद आया था. अगर इतना पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बाय एलिमिनेटिंग दिस ऑप्शन. English as a medium of instruction for all levels of education was recommended. मैकॉले ने बोला था ये. वुड्स डिस्पैच ने इसको मना किया था कि ये फॉल्टी पॉलिसी का नतीजा है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं इम्प्रूव हुआ है, और हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करी थी और स्कूल के लिए वर्नैक्युलर की बात करी थी, ठीक है. ये बात समझ गए हो तो पता चल जाएगा कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है और 1-2 आंसर है.
ठीक है, हमें कितना क्या पता है, ये कोई वो 10-15 पॉइंट जो स्पेक्ट्रम में दिए हैं उसका याद रखने के, उसका सेंस पता होना चाहिए कि वो बाद में आया था उसके मैकॉले के, पर एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने विमेन के बारे में बोला था कि नहीं बोला था, और क्या बोला था, ये सब। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू GACSA ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देखना इस सवाल को, देखना थोड़ा सा इसमें भी दिमाग कैसे लगाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? GACSA is an outcome of climate smart summit held in Paris, पता नहीं। membership of ये does not create a binding obligation, most of the organization की binding obligation नहीं करती हैं, तो ये ठीक होगा। क्यों? क्योंकि यार क्लाइमेट की नहीं कर पा रही हैं, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तो क्या कर पाएंगे। ठीक है, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ GACSA। मुझे एक बात बताओ, इंडिया इज़ फाइटिंग इंटरनेशनली कि हम कोल नहीं बंद करेंगे, हम अपनी सब्सिडी बंद नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब है इंडिया में। वाई वुड इट वॉन्ट टू क्रिएट सम लिमिटेशंस फ्रॉम एन इंटरनेशनल वर्ल्ड, जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड ऑल में प्रेशर आए इंडिया को, और कुछ पॉलिसीज से ऐसा प्रेशर आए इंटरनेशनली जिसमें उसके एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, इंडिया उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो उसकी डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल हो, उसके फार्मर्स के लिए हार्मफुल हो। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो होगा ना, उसकी वो खुद तो काम करेगा पर कोई ग्लोबल अलायंस में नहीं करेगा। क्यों? ग्लोबल अलायंस में क्या आता है? इंटरनेशनल प्रेशर, और फिर वो प्रेशर करता है कि नहीं ये पेस्टिसाइड्स ही नहीं यूज़ करने हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने हैं। अब ऐसी बात कर दी तो फूड सिक्योरिटी इशू हो जाएगा ना इंडिया को, तो और एक्सपोर्ट में भी नुकसान होगा। तो अपना क्या है, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो तुम थोड़ा सा ध्यान से, अगर जस्ट जनरल आइडिया है चीज़ों का, हमें एग्जैक्टली पता होने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का कोल के बारे में क्या स्टैंस है, क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या स्टैंस है, एग्रीकल्चर के बारे में क्या स्टैंस है। अगर वो देख लिया जाए तो हमें पता चलेगा कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिर अगेन गया, एक स्टेटमेंट बचा, समझ में आ गया कैसे करना है। वो यूपीएससी वॉन्ट्स टू चेक दिस ओनली, वो ये नहीं चाहता है कि आपको सब कुछ पता हो कि GACSA क्या होता है। वो ये चाहता है आपको पता है क्या इंडिया की थिंकिंग क्या है अबाउट एग्रीकल्चर इन इंटरनेशनल फोरम्स, वो इंटरनली क्या कर रहा है और एक्सटर्नली क्या कर रहा है, आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता है कि नहीं पता है। दैट इज़ व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू टेस्ट, अ वेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग for India, for Indian problems is required to be understood by a UPSC aspirant and not facts and figures, रट्टा नहीं मारना है, समझ गए? तो ये पूछता है आपसे यूपीएससी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन दिस इज अ लर्निंग कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी पढ़ो, हो सकता है उससे कुछ चमक जाए। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ज़ीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। अब मुझे मान लो नहीं पता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, हिंदी पढ़ेंगे। विकल्प लागत, विकल्प लागत मतलब ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टर्म। विकल्प लागत मतलब ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। तो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट मतलब अगर मैं पब्लिक को कुछ फ्री में दे रही हूँ, अगर मैं किसी को कुछ फ्री में दे रही हूँ तो उसकी कॉस्ट किस पे पड़ रही है? मैं अगर किसी को देती हूँ तो मेरे को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ना, मैं खरीद के लाई, मेरा पैसा खर्च हुआ। अगर गवर्नमेंट पब्लिक को फ्री में दे रही है तो किसका पैसा खर्च हो रहा है? टैक्स पेयर्स का, सिंपल, राइट। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, या अपॉर्चुनिटी हटाई दो, द कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। हो गया सॉल्व, सिंपल सवाल था ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर नहीं पता है और देख के डर गए तो नहीं कर पाएंगे, अगर कर दिया, अगर वो हो गया तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट किसी को अगर सब्सिडी देगी तो उसका पैसा कौन भरेगा? टैक्स पेयर। ठीक है, ये तो हम डेली की उसमें सुनते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा है ना। उसको फिर यूपीएससी की नॉलेज में भी लगाओ, सिर्फ बातों में लगाना है क्या उस सब गॉसिप को? ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग way of thinking. After the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by colonial government? The territories of called Santhal Paraganas were created. It became illegal for Santhals to transfer land to non-Santhals. अगर आपको पता हो कि हमारी जो ट्राइबल पॉलिसी है वो अब तो ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन के लिए है, पर पहले वो ट्राइबल्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए थी, ताकि ट्राइबल का जो मटेरियल है
वो ना तो ट्राइबल यूज़ कर सकें और वो ट्राइबल्स के अलावा किसी और को ना दे सकें अनटिल अनलेस गवर्नमेंट सेज इट। तो गवर्नमेंट वो वाला ट्राइबल का जो हाई रिसोर्स एरियाज है ना, उसको अपने लिए प्रिजर्व करना चाहती थी। तो आज भी क्या है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्या करता है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है ना, उसको इलीगल बना देता है ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल्स को जाने में। तो ये सही होगा, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पे तो हमारी पॉलिसीज़ एस्टैब्लिश्ड हैं, तो ये बिल्कुल सही है। टेरिटरीज कॉल्ड संथल परागनाज वर क्रिएटेड, ये भी सही है, अगर आपने उसको पढ़ा है, या फिर वही 50-50 लगा दो और मार्क कराओ तो हो जाएगा सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वहाँ पे चौकन्ना रहना है, वहाँ पे अटेंटिव रहना है, वहाँ पे अलर्ट रहना है। ये क्या बोल रहा है, IRNSS के बारे में बोल रहा है। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, माई फोकस इज टू टेल यू अबाउट दिस वन। IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। या थोड़ा सा तो इस पे फोकस करो, 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये होता क्या है, 55 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर का एरिया। ऐसा पॉसिबल है क्या, इतना छोटा एरिया? वो करता है एक्चुअली 5500 किलोमीटर इंटू 1500 किलोमीटर इंटू 1500 किलोमीटर का एरिया। तो 225 1 2 3 4 किलोमीटर स्क्वायर ये कवर करता है वो। तो थोड़ा सा बस ये दिमाग लगाओ कि 5500 स्क्वायर किलोमीटर होता ही कितना सा है, 55 इंटू 100 एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा यार। वो करता है इंडिया का, मान लो ये इंडिया है, तो अगर ये तो कवर करता ही है, उसके बाद 1500 किलोमीटर्स कवर करता है बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के रखो, जो फिगर दे रहा है उसको ब्लैंकली कि अरे 5 और जीरोस तो थे उसमें और मार दो, नहीं, देखो 5500 स्क्वायर किलोमीटर होता ही कितना है यार। तो वो थोड़ी इतना थोड़ा कम थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आज 2018 वॉज वन ऑफ माई फेवरेट पेपर्स, और उसमें मुझे लगता है कि जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वाला, जो बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस तो मैंने पिकअप ही नहीं किए। इज, एम, आर, द, सम, ऑल, एंटायर, वो वाले तो मैंने क्वेश्चंस ही नहीं पिकअप किए, क्योंकि वो अब UPSC ने पूछना बंद कर दिया है। आई एम अगेन फोकसिंग मेजरली ऑन हाउ यू कैन यूज़ योर नॉलेज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपको कैसे एक्चुअली पेपर सॉल्व करने हैं, ना कि निंजा टेक्निक्स। ओके, जो आप पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि वो आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और आप पेपर्स जो हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव हैड ओवर द ईयर्स ऑफ 25-30 ईयर्स, जितने भी साल के आप हो, उसको यूज़ करके पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप आपको इसमें से कुछ लर्निंग मिली हो। आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप प्लीज़ इसको अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखें, ताकि आपको हैबिट बन जाए पेपर में जो 60 सवाल नहीं आते होंगे उसको सॉल्व करने की, उसको देख के ना डरने की। इसी से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा। So that's all from my side, guys. Thank you so much for listening and giving your support. I hope you're studying well. All the very best from my side. Thank you.